Hello guys, welcome back to our channel Economic Pie. So in the last video we discussed all about physiocracy and mercantilism because हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस इकोनॉमिक स्कूल्स ऑफ थॉट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल एंड केनेशियन इकोनॉमिक स्कूल्स ऑफ थॉट और हम देखेंगे कि इन दोनों स्कूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं और इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है और ये क्यों पर्टिकुलर स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं ये किस टाइम में क्यों फेल हुए थे। इसको हम डीपली आज स्टडी करेंगे कि जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट है वो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन फेल हो गया था, तो व्हाट वाज द रीज़न कि उस टाइम जो केनेशियन इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट है उसके प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम उस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आए। ओके, तो वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। सो गाइज लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्लासिकल इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे उनके नेम्स थे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस माल्थस एंड से। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो भी आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉर्म किया था और इन सभी को हम वन बाय वन कुछ ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था और इनके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को भी स्टडी कर लेंगे। और सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है इसका इमर्जेंस ही क्यों हुआ। तो इसका जो इमर्जेंस था वो आप बोल सकते हो कि मर्केंटलिज्म उसकी फाउंडेशन थी कि जब मर्केंटलिज्म जो था वो इसकी पीक पे था, मतलब मर्केंटलिज्म जब था उस टाइम जो इकॉनमी थी बहुत ही मार्केट ड्रिवन हो गई थी। तो उस मार्केट ड्रिवन इकॉनमी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसकी ज़रूरत पड़ी, मतलब इसकी जो फाउंडेशन थी दैट वाज मर्केंटलिज्म ओनली। ओके, तो इसके जो नोटेबल इकोनॉमिस्ट जैसे मैंने बताया, तो जैसे एडम स्मिथ हैं, डेविड रिकार्डो हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, थॉमस माल्थस हैं, से हैं। अब इनके कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका ब्रीफली हम देख लेते हैं कि मेजर इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इन्होंने बोला था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, राइट, कि तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज़ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन्होंने डिमांड को इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया, राइट। और उन्होंने बोला कि जो इकॉनमी है इट इज़ ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इकॉनमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं इकॉनमी के पास वो सारे के सारे फुली यूटिलाइज्ड हैं, इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। ओके, और गवर्नमेंट का इन्होंने बोला कि मिनिमल इंटरवेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी होना चाहिए। और ये हमेशा लॉन्ग रन की बात करते थे कि अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा अगर लगता है आपको कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में या लेबर डिमांड लेबर सप्लाई में कोई भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो सही अपने आप ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इन्होंने कंसिडर किया कि वेजेस, प्राइजेस और इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंजेबल होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, राइट। और वो जब चेंज हो जाएंगे तो अपने आप इकॉनमी जो है वो सेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में कोई डेविएशन है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा है इकोनॉमी में, सप्लाई कम है, तो क्या हो जाएगा उस ड्यूरेशन में डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस हाई हो जाएंगे और प्राइजेस हाई होने की वजह से अपने आप डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी। तो मतलब अपने आप ही लॉन्ग रन में सब मार्केट जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से वर्क करेगा कि सब सेट कर देगा, कोई भी नीड नहीं है गवर्नमेंट को इतना इंटरवीन करने की। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हैं। अब इनको हम डीपली आगे स्टडी करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइम में आपको बता दिया है कि मेनली जो इसका बेसिस मैंने सेटअप किया है अभी। तो आप अभी ये देखो कि इसमें क्या है, जैसे एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ ने किसकी बात की थी? इन्होंने बात की थी सेल्फ इंटरेस्ट की, इनविजिबल हैंड की। अब इन्होंने ये वाली जो सेल्फ इंटरेस्ट और इनविजिबल हैंड इन्होंने किसको बोला? इन्होंने इनविजिबल हैंड बोला मार्केट मैकेनिज्म को, जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि मार्केट अपने आप एडजस्ट कर लेगी, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, राइट। अब इसको इस बात से समझ लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई फार्मर है वो एग्रीकल्चर करता है, वीट का प्रोडक्शन करता है, वीट प्रोड्यूस करता है। अब उसका क्या मोटो रहेगा, क्योंकि उसने अपने सर्वाइवल के लिए ये चीज़ वो कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, उसको अपना सर्वाइवल करना है, तो वो क्या करेगा कि अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगा, अपना हर रिसोर्स जो भी उसके पास अवेलेबल है उसको एफिशिएंटली यूज़ करने की कोशिश करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर पाए,
राइट, और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ कर पाए, और इवन की ज़रूरत के टाइम में वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को भी इनोवेट करेगा जिस टाइम उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइम में फार्मर क्या कर रहा है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, बट उसकी वजह से क्या होगा, पूरी इकॉनमी, पूरी लाइक सोसाइटी का फ़ायदा होगा। वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, उसने बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ किया हर किसी चीज़ को, अच्छे से उसने हार्ड वर्क किया, और वीट प्रोडक्शन जो है, मान लो कि लाइक ड्यू टू गुड वेदर कंडीशन वीट प्रोडक्शन जो है ओवरऑल इकॉनमी में बहुत अच्छा हो गया। तो वीट की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि वीट के वही डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म वर्क करेगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस जो है, डिमांड से अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को कम प्राइसेस पे वीट अवेलेबल होगा, राइट। अब वीट अगर कम प्राइसेस पे अवेलेबल होगा तो क्या होगा, लाइक लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड है वो तो पूरी हो गई है, राइट। बट अब यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या, मतलब मार्केट ने अच्छी तरीके से वर्क किया कि सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से सोसाइटी का भला हुआ, राइट। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, मार्केट किस तरीके से वर्क करेगी कि प्राइसेस कम हुए, इससे फार्मर को लॉस हुआ, फार्मर का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फार्मर है, कुछ फार्मर्स तो क्या करेंगे, क्विट कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे वीट प्रोडक्शन से, और वो क्या करेंगे, कुछ और प्रोड्यूस करने लग जाएंगे जिसमें उसको लगेगा कि कुछ कंपैरेटिव एडवांटेज हमें मिल रही है, दूसरा प्रोडक्शन करने में हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो वो वहाँ स्विच कर जाएंगे, राइट। अब अगर जो प्रोड्यूसर्स जो हैं, मतलब जो पर्टिकुलरली फार्मर्स हैं, जो वीट प्रोडक्शन ही करेंगे, वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को भी इनोवेट कर सकते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा हो, राइट। तो इससे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी होगा, राइट। और क्या होगा, जो दूसरे फार्मर्स छोड़ के चले गए हैं उस कंडीशन में क्या हुआ है, रिसोर्सेज का अच्छे से एलोकेशन हो गया है कि उन्होंने वो चीज़ से वो एग्जिट करके जहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ वो कहाँ लग गए, जहाँ पे उनको फ़ायदा हुआ। तो जो भी वो नेक्स्ट चीज़ प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे भी तो सोसाइटी का फ़ायदा होगा और उनका भी फ़ायदा होगा, राइट। तो ये मार्केट मैकेनिज्म इस तरीके से वर्क करता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मार्केट में सब सेटअप हो जाएगा, रिसोर्सेज भी अपने आप अच्छे से एलोकेट हो जाएंगे, ओके। और लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट का काम करते करते पूरी सोसाइटी के लिए वो चीज़ अच्छी हो जाएगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। तो ये जो इनविजिबल हैंड की बात की थी एडम स्मिथ ने, ये इनविजिबल हैंड किसका था, मार्केट मैकेनिज्म का। तो इसलिए जो क्लासिकल्स हैं वो इसी चीज़ पे स्ट्रेस देते थे कि देयर इज़ नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मार्केट अपने आप ही खुद को एडजस्ट कर लेती है हर चीज़ हर सिचुएशन में, और लॉन्ग रन में तो मतलब कि हर चीज़ अच्छी होनी ही है, राइट। कि शॉर्ट रन में थोड़ी बहुत डेविएशन भी आई भी अगर, बट लॉन्ग रन में सब अपने आप सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डेविड रिकार्डो। तो डेविड रिकार्डो ने किसकी बात की थी, डेविड रिकार्डो ने बात की थी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट। कि जिस तरीके से जो मर्केंटलिस्ट थे उन्होंने तो जीरो सम गेम में बिलीव किया था कि एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, ओके। बट जो डेविड रिकार्डो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में म्यूचुअल बेनिफिट होता है कि राइट, अगर दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में तो दोनों का ही फ़ायदा होगा। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कंट्रीज़ होती हैं वो हर किसी चीज़ में एफिशिएंट नहीं होती हैं, कि कुछ रिसोर्सेज हमारी कंट्रीज़ में अवेलेबल होंगे तो कुछ दूसरी कंट्रीज़ में होंगे। तो मे भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं, कई चीज़ों का हम इतना एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, हमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो इस थ्योरी में ये सजेस्ट किया गया है कि आप उन चीज़ों को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने के बजाय बाहर से इंपोर्ट कर लो, और जिस चीज़ का आप एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सकते हो, जिसमें आपकी कॉस्ट कम आएगी, उनको प्रोड्यूस करो, उनको आप एक्सपोर्ट करो, राइट। तो इस तरीके से दोनों का बेनिफिट होगा। इसको हम अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि लाइक जैसे इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल है इंडिया के जीडीपी में, राइट। और वो भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या है कि हमारे पास वेल एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो हमारी कंट्री के पास हैं, वो भी कंपेटिटिव लेबर कॉस्ट पे। तो इसका ये ऐसा नहीं है कि आईटी कैपेबिलिटीज़ किसी और कंट्री के पास में नहीं है, उनके पास भी हैं, बट ये सारा जो फुल पैकेज है ना कि कॉस्ट भी कम है, लेबर कॉस्ट कम है, ओके, और इंग्लिश स्पीकिंग है, तो ये जो पूरा पैकेज है वो किसी दूसरी कंट्री के पास नहीं है। इसलिए जो कंट्रीज़ हैं दूसरी, आईटी प्रोजेक्ट्स को मेजरली इंडिया को आउटसोर्स किया जाता है, ओके। तो हम अपनी आईटी सर्विसेज देते हैं जिससे कि हमें रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प मिलती है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा होता है इससे। तो बेनिफिट दोनों का म्यूचुअली हुआ। अब दूसरी कंट्रीज़ जो हमें अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर रही हैं, वो कई बार क्या करती हैं, यहाँ पे अपनी सब्सिडरीज भी सेटअप कर लेती हैं, इंडिया के एक्सपर्टीज़ को लेवरेज करती हैं। सो इस तरीके से क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों ही कंट्री का म्यूचुअली बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ जो है, जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, डेविड रिकार्डो का।
So let's just understand few more things about classical economics now. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हमेशा ये बोला जाता है कि लॉन्ग रन में हमेशा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगी, शॉर्ट रन में थोड़ी डेविएशन हो सकती है, थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बट लॉन्ग रन में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगी। और ये लेसेज फेयर सिस्टम पे बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए या मिनिमल होना चाहिए। और इसमें ये बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही डिटर्मिन होता है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नाम की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है, राइट। और हमेशा ये बोला जाए कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जितना भी नेशनल इनकम हुआ है वो किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हुए हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे कर दिया जाता है। तो अगर उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम पे करेंगे, मतलब लैंड की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की, इनकी सबकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम उनको पे कर देंगे तो सारा का सारा प्रोडक्ट ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो कि हम प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम में पढ़ते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नेशनल इनकम है वो हमेशा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होगी, राइट। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमेशा ये बिलीव करते हैं कि वेजेस और प्राइजेस, इंटरेस्ट रेट, ये सब फ्लेक्सिबल रहेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी डेविएशन आती है किसी भी चीज़ में तो ये फ्लेक्सिबल रहेंगे, जिसके कारण कि अपने आप ही जो है मार्केट मैकेनिज्म अपने आप हर चीज़ को एडजस्ट कर लेगा। कि जैसे अगर लेबर की डिमांड ज़्यादा है तो वेजेस हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर बाद में दोनों इक्वल हो जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस हाई हो जाएंगे, अपने आप फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। तो मतलब इन्होंने बोला कि वेजेस, प्राइजेस, ये सब जो हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। बाद में जो केनेशियन इकोनॉमिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि हमेशा आप ये देखो कि अगर आपकी 1 ईयर के लिए कोई सैलरी डिटर्मिन कर दी गई है तो 1 ईयर के लिए वही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, राइट। तो कहने का मतलब कि वेजेस, प्राइजेस जो हैं इन्होंने माना कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, राइट। और फिर उसके बाद कोई भी अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं होगा, राइट। और ऐसी कभी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो टर्म है, जस्ट लर्न दिस कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स टर्म है ये किसने कॉइन की थी, कार्ल मार्क्स ने, राइट। और ये मैंने आपको बता दिया। और ये पर्टिकुलरली प्योरली सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, हमेशा इन्होंने सप्लाई पे ही फोकस किया, इनका फोकस डिमांड पे था ही नहीं कभी, ओके। और ये मानते हैं कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है मार्केट की, मतलब हर किसी को सब कुछ पता है। लाइक अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, राइट, तो आपको पता है कि कौन सी जगह पे कितनी सैलरी मिल रही है, लाइक आपको मार्केट की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स किस तरीके से कलैप्स हुई, क्योंकि अब आपको ये पता है कि इनका बिलीफ सिस्टम क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ये फेल हो जाएगी और उसके बाद में केनेशियन इकोनॉमिक्स आएगी। तो नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स कलैप्स कैसे हुई। तो ये हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, तो हम इनको दोनों साइड बाय साइड हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऐसा हुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो क्लासिकल्स हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, ओके। जैसे कि मर्केंटलिस्ट थे कि मतलब आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम डराइव कर रहा है, तो इनका मेन मोटो क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता कब है, बेसिकली जब आपका जो रेवेन्यू है, जितनी आपकी अर्निंग है वो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अब ये कैसे होगा, अब टोटल कॉस्ट को या तो आप कम करो, ओके, या फिर आप जो टोटल रेवेन्यू है आपका उसको ज़्यादा करो, मतलब जो जितनी आपकी जो अर्निंग हो रही है उसको ज़्यादा करो। अब अर्निंग किस तरीके से ज़्यादा होगी, या तो प्राइस को इंक्रीज़ करो या फिर जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो क्वांटिटी को इंक्रीज़ करो, राइट। तो ये चीज़ें थी कि जिससे कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। अब जो क्लासिकल्स थे इस टाइम में क्या था कि उन्होंने तीनों ही चीज़ों का यूज़ कर लिया। लाइक उन्होंने क्या किया कि वेजेस को भी कम कर दिया, प्राइजेस ज़्यादा कर दिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग गए, राइट। तो एक तरफ तो प्राइजेस ज़्यादा कर दिए, दूसरी तरफ वेजेस भी कम कर दिए। तो इससे क्या हुआ, इससे डिमांड ड्रॉप होनी थी, इट वॉज श्योर कि डिमांड कम हो गई, क्योंकि एक तरफ तो अब वेजेस नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और उधर से आप प्राइजेस भी ज़्यादा कर रहे हो, तो लोग डिमांड कहाँ से करेंगे, खरीदेंगे कहाँ से। तो जिसकी वजह से क्या हुआ,
कि ओवर प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि जो ऑलरेडी सामान प्रोड्यूस हो चुका था वो बिक ही नहीं रहा था। वो कैसे बिकेगा जब कोई खरीदने वाला नहीं है, राइट। तो ओवर प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से फिर उन्होंने लेबर्स को फायर करना स्टार्ट कर दिया, फायरिंग स्टार्ट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई और क्या है, डिमांड भी नहीं है, राइट। तो ये एक तरह से ट्रैप में जो है फंस चुके थे। अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और इससे बाहर निकलने का जो रास्ता था वो क्लासिकल्स ने क्या सजेस्ट किया था कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दो, राइट। तो आप इस सिचुएशन को समझो कि अगर इस सिचुएशन में मनी सप्लाई इंक्रीज़ की जाती है तो क्या आपको लगता है कि लोग जो हैं वो खर्च करेंगे पैसे को? वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पेसिमिस्टिक हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के, कि किस तरह की सिचुएशन हो गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, इतना जो सामान बन के बना हुआ है, पाइल अप हो चुका है, उनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है, राइट। तो इकोनॉमिक सिचुएशन से लोग जो हैं वो डरते हैं, वो पेसिमिस्टिक हैं, तो वो पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन आती है लिक्विडिटी ट्रैप की, जो आप सुनते हो। बट क्लासिकल्स में तो लिक्विडिटी ट्रैप जैसी सिचुएशन होगी नहीं, क्योंकि हमने तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा है कि जो डिमांड जो होती है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के पर्पस के लिए की जाती है, मनी की जो डिमांड होती है, ओके। जो स्पेक्यूलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं वो हम आगे केनेशियन इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ते हैं। बट यहाँ पे भी तो सेम वही हो रहा है, क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड है नहीं है, इंटरेस्ट रेट लो है। तो इंटरेस्ट रेट लो है, बट यहाँ पे अब जो कैपिटलिस्ट हैं वो पैसा ले सकते हैं बैंक से लोन पे, बट उनको देगा कौन, राइट। क्योंकि देने वाला कोई है ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, लेने को वो ले सकते हैं बट कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो लेंगे कहाँ से, ओके। तो ये सिचुएशन है लिक्विडिटी ट्रैप की, कि आपको कोई पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, चाहे इंटरेस्ट रेट इतना कम है, इतना डाउन है। तो यहाँ पे आती है केनेशियन इकोनॉमिक्स, केन्स आते हैं, उन्होंने बोला कि इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करना पड़ेगा, मतलब डिग द पिट फिल द पिट। मतलब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, रोड्स बनानी पड़ेंगी, ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर्स, ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी, जिससे कि लोगों का जो ध्यान है वो इस तरीके से आए कि इकॉनमी जो है वो रिवाइव कर रही है, और पैसिमिस्टिक वो ना रहें, ऑप्टिमिज्म आए थोड़ा उन लोगों में, ताकि वो खर्च भी करें, ओके। अगर इस सिचुएशन में आप लोगों के हाथों में पैसा दे भी दोगे, लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो होते हैं, अकाउंट्स में पैसा डाल भी दिया, तो भी लोग खर्च नहीं करेंगे अगर उनको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हुई नहीं दिखेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ज़रूरी है ताकि वो पैसा को खर्च करें। तो ये तो था जो हम एकेडमिकली पढ़ते हैं, राइट। बट अब जो हम इसका रियल वर्ल्ड देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में हुआ क्या था, ग्रेट डिप्रेशन आया कैसे था, और उस टाइम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कैसे फेल हुई। तो ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स कैसे फेल हुई, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को तो बिल्कुल ही मिनिमल माना था, तो गवर्नमेंट तो इंटरवीन उन्होंने किया नहीं, राइट, यहाँ पे। और मनी सप्लाई उन्होंने बोला था कि इंक्रीज़ करने को, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है सिचुएशन में, राइट। तो ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन में देखो क्या है। अब देखो जो ट्रिगर था ग्रेट डिप्रेशन का वो था स्टॉक मार्केट क्रैश। तो जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 1929 में, वो सबसे बड़ा ट्रिगर था ग्रेट डिप्रेशन का। और ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ क्यों था, बेसिकली ये हुआ था, देखो वर्ल्ड वॉर 1 में जो था, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था यूएसए में, मतलब क्योंकि यूएसए ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था वर्ल्ड वॉर में, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हो रही थी, बहुत सब कुछ, ये मतलब लाइक यू कैन से कि बहुत पीक टाइम चल रहा था यूएसए में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तो उस टाइम क्या था, लोग बहुत ज़्यादा लाइक शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब एक तरीके से अगर आप कोई शेयर जो आज हम बोलते हैं कि ओवर वैल्यूड हो गया, कि मतलब बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हुई तो उसका प्राइस बिल्कुल ऐसे पहुंच गया, लाइक एक बबल बन गया कि इतनी उसकी वैल्यू है नहीं है जितना उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, उसकी वैल्यूएशन जो है वो इतनी नहीं है रियल में। वो ऐसा क्यों है कि लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब तो इकॉनमी बहुत ही आगे जाने वाली है, बहुत ही आगे आगे बहुत इंप्रूवमेंट्स होने वाली हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, राइट। बट ये जो बबल बन रहा था वो उसने इवेंचुअली एक दिन बर्स्ट तो होना था, राइट। तो ये क्या है, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो जाती है 1929 में, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, बहुत स्पेकुलेशन हो रही थी, बैंक्स भी बहुत इन्वॉल्व थे, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, बैंक्स भी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से जब क्रैश आया तो एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल फॉल हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी उस टाइम में।
तो बिजनेस स्पेंडिंग हम हुई, बैंक्स भी फेल हो गए, क्योंकि बैंक्स फेल इसलिए हुए क्योंकि उस टाइम में जो भी इन बैंक्स ने, क्योंकि बैंक्स भी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे एक तो, और दूसरा इन जो बिजनेसेस ने लोन्स लिए होंगे कुछ भी है, दैट वाज द सिनेरियो कि बैंक्स जो हैं वो उस टाइम फेल हुए, जिसकी वजह से क्रेडिट क्रंच हुआ, मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई, राइट। और जो ग्लोबल इकॉनमी थी उस टाइम इंटरकनेक्टेड थी कि हर कोई ट्रेड करता था। अब इस वजह से क्या हुआ, ट्रेड भी कम हो जाएगा। अब ट्रेड कम होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो ये सेम सिचुएशन जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ी है कि क्या हुआ था, कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड कम हुई थी, जो कैपिटलिस्ट थे उनका क्या नेचर था, जो भी था। अब इन्होंने यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, एग्रीगेट डिमांड कम हुई। अब इस एग्रीगेट डिमांड जो कम हुई, बिजनेस स्पेंडिंग कम हुई, बैंक्स जो थे वो अनस्टेबल थे, इससे बाहर निकलने का क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था। उनके पास एक ही सोल्यूशन था कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करो, और ये इसका सोल्यूशन है। बट आप ये सिचुएशन इमेजिन करो कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, जो सब के सब बिजनेसेस हैं उन्होंने स्पेंड करना कम कर दिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही लो है। तो क्या आप खुद को लेकर के सोचिए कि क्या कभी आप उस सिचुएशन, उस सिनेरियो में अपने पास पैसा होल्ड नहीं करना चाहेंगे कि क्या पता आगे कल क्या हो, मैं पैसा सेव कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में कोई जो है, अगर आप मनी सप्लाई भी करोगे ना तो कोई उसको खर्च नहीं करने वाला है उस पैसे को। तो इस सिचुएशन में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। और एक बात और मैं बताऊं कि उस सिचुएशन में क्या है कि इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा लो थे, ओके, बट बैंक्स लेंड कैसे करेंगे, राइट, क्योंकि अब लेंडिंग तो बैंक तभी करेंगे ना अगर उनको, जिसको वो लेंड कर रहे हैं उनकी सॉल्वेंसी पे कोई उनको भरोसा हो कि ये पर्सन मुझे वापस पैसे दे देगा। तो एम्प्लॉयमेंट तो थी नहीं, राइट, तो बैंक्स जो हैं वो लेंड भी कैसे करेंगे किसी को, राइट, और ना तो वो बिजनेसेस को लेंड कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल अनस्टेबल है। तो दिस वाज द सिचुएशन। तो यहाँ पे आते हैं केन्स, जिन्होंने कहा कि इस टाइम गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रोड्स बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, जिससे लोगों का भरोसा जो है वो इकॉनमी पे वापस आए। और दूसरा, ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने में सबसे बड़ा जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था, उसने भी थोड़ा कैटलिस्ट प्ले किया। उस टाइम में भी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा लोगों को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर लाने में हेल्पफुल हुआ, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। तो दिस वाज द ऑल एंड ऑल सिचुएशन कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स किस तरीके से फेल हुई और केनेशियन इकोनॉमिक्स किस तरह से केन्स की एंट्री होती है और उन्होंने क्या उसका सोल्यूशन दिया। सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो फेल हो चुकी है, केनेशियन इकोनॉमिक्स की एंट्री हो चुकी है। उनका सजेशन क्या था ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कि डिग द पिट फिल द पिट, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ज़रूरी है अगर किसी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर लोगों को आप सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी दे दोगे तो लोग उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इकॉनमी पे भरोसा ही नहीं है। और इकॉनमी पे भरोसा जो है वो किस तरीके से लाया जा सकता है, जब उनको एक्टिविटीज़ होती हुई दिखेंगी आसपास कि इकॉनमी में कुछ हो रहा है, राइट। तो ये था केनेशियन इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट, और उनका कुछ स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं कि इन्होंने बोला कि लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो एग्रीगेट डिमांड डिटर्मिन करती है, ना कि एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि क्लासिकल्स ने बोला था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोगों को चाहिए वो लोगों को देना है, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड डिसाइड करेगी कि कितना आउटपुट जो है वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से होती है, और हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होता है वो नहीं होता है, राइट। और किसी भी डाउन टर्न से निकलने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही सबसे बड़ा रास्ता है, दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। और जो वेजेस हैं, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बोला था कि मार्केट मैकेनिज्म इस तरीके से वर्क करता है कि अपने आप ही सब चीज़ें सही हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि वेजेस प्राइजेस जो हैं वो शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, कि जितनी आपकी सैलरी एक बार एक साल के लिए सेट हो गई वो उतनी ही रहेगी, वो बार बार हर महीने बदलेगी नहीं, राइट। अब आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो हर महीने जो है वो अपने जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स हैं उनका वो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं करते रहते, क्योंकि उसमें मेन्यू कॉस्ट भी आती है। तो मतलब कि उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म में प्राइजेस जो हैं, वेजेस जो हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है किसी भी मार्केट में अगर कोई अनस्टेबिलिटी आती है उसको एडजस्ट करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या बोला, जैसा कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व थी
वर्टिकल थी क्लासिकल्स के केस में इस तरीके से, राइट। बट अब केन्स के केस में क्या है, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल नहीं होगी, वो वर्टिकल होगी बट वो लॉन्ग रन में होगी। शॉर्ट रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेजेस जो हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। और यहाँ पे जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल होती है तो वेजेस जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट केनेशियन इकोनॉमिक्स। सो आई होप सो कि यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केनेशियन इकोनॉमिक्स एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और ऐसा नहीं है कि हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स का यूसेज नहीं करते हैं, क्योंकि जो लेसेज फेयर सिस्टम है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ही एक आइडियोलॉजी है, वो हमने 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था, वो किसका कंसेप्चुलाइजेशन है, वो किसका इन्फ्लुएंस है, वो किसका इन्फ्लुएंस है, क्लासिकल्स का, कि आपने इकोनॉमी को फ्री कर दिया, ओके, प्राइवेटाइज कर दिया, तो मिनिमल गवर्नमेंट, राइट। और फिस्कल पॉलिसीज़ में भी हम आजकल क्या है कि गवर्नमेंट डेट को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की ही आइडियोलॉजी है कि गवर्नमेंट डेट जो है वो कम से कम होना चाहिए। और मॉनेटरी पॉलिसी में भी अगर हम देखें तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं दिखती है कि आप प्राइजेस जो हैं उनको स्टेबल करने की कोशिश करते हो इंटरेस्ट रेट की हेल्प से, राइट। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, आज भी हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स का यूसेज करते हैं। और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ वैल्यू पढ़ते हैं, वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से है। और आप जो इंटरनेशनल ट्रेड में आप पढ़ते हैं एक्शर ऑल इन, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये सब जो हैं वो क्लासिकल्स की ही हैं। और आप मैक्रो में पढ़ते हैं ये सब जो हैरेड-डॉमर मॉडल, सोलो मॉडल, ये सब कहाँ से हैं, ये क्लासिकल से हैं, राइट। और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स माइक्रो में पढ़ते हैं, ये भी क्या है, क्लासिकल्स का ही आइडियोलॉजी है, मतलब उन्हीं की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो मतलब आप बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने, हमने जो इकोनॉमिक्स में अब पढ़ रहे हैं वो कौन से इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट ने दिया है, राइट। तो ये सब था all about classical economics and Keynesian economics, and in the next video we are going to discuss all about macroeconomics variables। जो हमने variables इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिकल्स के पर्सपेक्टिव से और Keynesian economics के पर्सपेक्टिव से। so stay tuned for that video। So if you found this video useful, please subscribe to the channel for more such economics related videos। Thank you so much for watching।